तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। आज मुल्क में संकट की घड़ी में हम पासपोर्ट के रंग नहीं देखते हैं। राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ सीधी बातचीत का सुझाव भी रखा। Narendra Modi, the Prime Minister of India, was right when he said, "Time is not for war." अपनों के लिए जो भी करना पड़ता है पूरी शक्ति लगाकर करते हैं। आज का युग युद्ध का है नहीं, डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी, डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। What Prime Minister Modi said, a statement of principle on behalf of what he believes is right and just, was very much welcomed by the United States. हम शांति के पक्ष में हैं। नमस्कार, ये कहानी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस नेतृत्व की जिसके तहत भारत ने पूरी मजबूती के साथ अपनी राजनयिक जमीन तैयार की और उस पर मजबूती से खड़ा रहा। भारत के टेलीविजन पर पहली बार हम लेकर आए हैं वर्ल्ड एक्सक्लूसिव मोदी मंत्र विश्व गुरु भारत। हमारी ये विशेष प्रस्तुति आपको बताती है कि कैसे रूस यूक्रेन युद्ध और उसके बाद के परिणाम के रूप में भारत एक मजबूत राजनीतिक ताकत के रूप में उभर कर सामने आया और प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के इस रुख को बड़ी मजबूती से दुनिया के सामने रखने में सफलता पाई। इस पूरे संकट के दौरान हम आपको बता रहे हैं कि कैसे भारत अपने राष्ट्र हितों की रक्षा करते हुए पूरी मजबूती से खड़ा रहा। हमारी ये खास प्रस्तुति आपको बताएगी कि कैसे भारत ने पूर्वी यूरोप में युद्ध का कूटनीतिक समाधान निकालने की कोशिश में रचनात्मक भूमिका निभाई है। का फरवरी महीना, रूस यूक्रेन युद्ध पूरी दुनिया की सुर्खियों में छाया रहा। यूक्रेन के पांव उखड़ने लगे। रूस के हमले से दोनों देशों को काफी नुकसान हुआ। सामने आया यूरोप में दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा शरणार्थी संकट। यूक्रेन के करीब 75 लाख लोगों को देश छोड़ना पड़ा। रूस को भी सबसे बड़े प्रवासी संकट का सामना करना पड़ा और जंग के कारण विश्व को खाद्य संकट का भी सामना करना पड़ा। आने वाले महीने में रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुई जंग पूरी तरह से युद्ध में बदल गई। दुनिया दो घड़ों में बंट गई। 7 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन युद्ध के खत्म होने के कोई आसार नहीं दिख रहे। रूस ने युद्ध में अपने कब्जे में लिए हुए दोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और ज़ेपोरिज़िया का जनमत संग्रह कर विलय कर लिया। पश्चिमी देशों ने इस कदम की व्यापक निंदा की। रूस और यूक्रेन के बीच और रूस और पश्चिमी देशों के बीच हमले और जवाबी हमले बेरोक टोक जारी है। रूस के खिलाफ खासतौर पर अमेरिका और उसके सहयोगी देश खड़े हैं। The sympathy has been there for the Ukrainians. I guess it's the sympathy not only of the underdog, but also the fact that the war is taking place in 3 or 4 different ways. युद्ध वाले इलाकों में रूस और यूक्रेन के नक्शे हर सेकंड बदलते नजर आ रहे हैं और दोनों देशों की तरफ से हमले कम होने का कोई संकेत नहीं मिल रहा। 7 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। युद्ध ने दुनिया को परोक्ष रूप में बांट दिया और गुटों में राजनीति होने लगी। प्रमुख शक्तियों ने खुले तौर पर किसी न किसी का पक्ष लिया है। पहले हमले के 48 घंटे के भीतर यूक्रेन ने भारत का दरवाजा खटखटाया, हस्तक्षेप करने की मांग की।
एक तरह से मध्यस्थता करने की बात की। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। India is considered a very responsible member of the world community. It also displays the faith that the Ukrainians have on their good relations with India, despite our good relations with Russia. युद्ध के पहले दिन से ही भारत ने सीधे तौर पर मध्यस्थ की भूमिका नहीं निभाई, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच की खाई को कम करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी ने कई मौकों पर रूस के राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से फोन पे बातचीत की। दोनों से बातचीत चालू रखने और संघर्ष विराम करने को कहा। साथ ही युद्ध को तुरंत खत्म करने को भी कहा। ये बातचीत अभी भी जारी है और भारत ने शुरू से ही बिना पक्ष लिए हुए युद्ध खत्म करने को कहा। भारत को जो उचित लगा, भारत ने वैसा ही किया। मैंने यूक्रेन और रूस दोनों के राष्ट्रपतियों से कई बार फोन पर बातचीत की। मैंने न सिर्फ शांति की अपील की, बल्कि मुंहतोड़ जवाब देकर खामोश कर दिया। उज़्बेकिस्तान में एससीओ सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मोदी ने अपना रुख साफ रखा। उन्होंने फिर दोहराया कि लोकतंत्र, कूटनीति एवं संवाद पूरे विश्व के लिए अहम है। ये सीधे तौर पर पुतिन के लिए बात कही गई थी। मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। और पुतिन ने जवाब में कहा कि वे यूक्रेन युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की चिंताओं को समझते हैं। एक और वैश्विक मंच यूक्रेन मुद्दे की वार्ता के जरिए समाधान के लिए एक और बार जोरदार वकालत भारत ने की। क्वाड देशों के शीर्ष नेतृत्व में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, तत्कालीन ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा शामिल हुए। यूक्रेन के घटनाक्रम पर चर्चा की गई, इसके मानवीय परिणामों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोपीय परिषद से पहले संपर्क करने वाले कुछ विश्व नेताओं में से एक थे। उन्होंने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में बिगड़ती स्थिति और मानवीय संकट पर अपनी पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने दुश्मनी को खत्म करने और फिर से वार्ता करने की बात की अपील को दोहराया। प्रधानमंत्री मोदी के रूस यूक्रेन तनाव को कम करने के प्रयास दोनों युद्ध में लगे देशों तक सीमित नहीं थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कूटनीति और वार्ता के जरिए सुलझाने की अपील को बार बार दोहराया। साथ ही रूस और यूक्रेन के पड़ोसी देशों से भी बातचीत की। जंग में फंसे भारतीयों की निकासी के लिए सुरक्षित रास्ता देने के लिए रूस यूक्रेन के पड़ोसी देशों से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने हंगरी के प्रधानमंत्री मार्क रेट, उसके अलावा नेदरलैंड के प्रधानमंत्री से भी बात की। प्रधानमंत्री ने पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से भी फोन पर बातचीत की। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों से भी फोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री एडवार्ड हेगर से फोन पर भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने रोमानिया के प्रधानमंत्री निकोले ओनेल सियोको से फोन पर बात की। उसके अलावा भारतीय नागरिकों को बिना वीजा के रोमानिया में प्रवेश करने और भारत से विशेष निकासी उड़ानों की अनुमति देने में रोमानिया के कदम की सराहना भी की।
वैश्विक व्यवस्था में मची इस खलबली के बीच भारत ने गुटों की इस राजनीति का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। इसकी जगह भारत ने अपनी प्राथमिकता के अनुसार अपने विकल्प तय किए। भारत ने एक बड़े रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्विंग राज्य के रूप में दुनिया का ध्यान आकर्षित किया और इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंतर्राष्ट्रीय कद। रूस की निंदा करने से भारत के इनकार की इस नकली कहानी को भी बुरी तरह से भारत ने खारिज कर दिया। जब यूक्रेन युद्ध से जूझ रहा था, कुछ राजनयिक हलकों में अलग तरह का खेल चल रहा था। भारत के तटस्थ होने या कुछ के अनुसार पक्ष नहीं लेने पर सवाल उठाए जा रहे थे। भारत ने किसी गुट का हिस्सा न बनकर कईयों को खामोश भी कर दिया। रूस यूक्रेन युद्ध के पहले दिन से भारत अपने रुख पर कायम रहा। It's important to note that, in fact, India has been critical of what has happened in Ukraine, and it's decried the humanitarian crisis. It's made clear that it objects to the violation of UN principles. But it's very important to note that India has indeed made clear that it does not support what has happened in Ukraine. It does not support the invasion. What is India advocating in Ukraine? We are, first and foremost, strongly against the conflict. We believe that no solution can be arrived at by shedding blood and at the cost of innocent lives. In this day and age, dialogue and diplomacy are the right answers to any disputes, and this should bear in mind that the contemporary global order has been built on the UN Charter, on respect for international law, and for the sovereignty and territorial integrity of all states. जब भी प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध को रोकने की बात की या रूस यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने और शांति कायम करने पर अपने मन की बात रखी, तो दुनिया ने उनको सुना। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने प्रधानमंत्री मोदी की शांति की वकालत वाली बात को जोरदार समर्थन किया। I really want to emphasize what Prime Minister Modi said, because I think he captured, as well as anyone I've heard, fundamentally what this moment is about. As he said, this is not an era, this is not a time for war. We could not agree more. ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को विश्व मंच पर प्रभावशाली तरीकों से अपनी बात रखने के लिए पहचाना जाता है और रूसी नेतृत्व भी वैश्विक स्थल पर भारत की स्थिति का सम्मान करता है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने पीएम मोदी की तारीफ की और कहा कि वो सही थे जब उन्होंने कहा कि ये समय युद्ध का नहीं है। Narendra Modi, the Prime Minister of India, was right when he said, the time is not for war. It is not for revenge against the West or for opposing the West against the East. It is the time for a collective time for our sovereign equal states to cope together with challenges we face. उन्होंने ये बात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में कही। India is probably the next world leader in terms of sustainable development, in terms of democracy, human rights, rule of law, constitutionalism, independence of judiciary, you name it. Again, you have everything which the European philosophy and political theory and history show that where the future stands. अमेरिका के राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार जैक सुलेवान ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान की तारीफ की और साथ ही ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का बयान सिद्धांतों पर आधारित था जिन्हें वो सही और न्यायोचित मानते हैं और अमेरिका उसका स्वागत करता है। What Prime Minister Modi said, a statement of principle on behalf of what he believes is right and just, was very much welcomed by the United States, and for
the Indian leadership, which has long-standing relationships in Moscow from the very top all the way through the Russian government, to continue to reinforce that message that now is the time for war to end. And the way this war should end is for Russia to abide by the basic terms of the UN Charter and to return the territories that it has seized by force. This is a message that every country, however they feel about Russia, Ukraine, the United States, everyone should be able to center around this basic proposition. I hope the Prime Minister Modi will be an influential world leader. He has shown character, he has shown charisma. He's very well accepted, not only in Europe, but also in the United States, in many other countries in the world. So I'm very optimistic that Prime Minister Modi can be a global leader. We need somebody as Prime Minister Modi with his charisma, with his respect for democracy, rule of law, as an example for leadership in the world. Absolutely. और बाहर सायरन्स बजने लग गए थे। टैंक जले हुए हैं और लोगों के घर टूटे हुए हैं, सब नज़ारा एकदम ऐसा अंधेरे में भी पता चल रहा था और सामने वो चीज़ मन में थी हमारे कि बस कैसे हम बॉर्डर पहुंच जाएं। वो लिटरली हमको धक्का मार के बाहर फेंक रहे थे कि तुम लोग अलाउड नहीं हो। डर हर सेकंड बना रहता था। नॉर्मली एक इंसान अगर उठता है तो अलार्म से उठता है, हमारा अलार्म तो था ही बॉम्ब। एक टाइम के लिए ये आया माइंड में कि अब होगा क्या। बहुत गर्व हुआ मैं भारत में अपने। हमारा जो इंडिया जो फ्लैग था वो विजिबल था, तो हमें उस चीज़ से भी बहुत वो हेल्प मिली है। वो भी चाहते कि पाकिस्तान के जो बच्चे के वो कह रहे कि काश हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होता। वेलकम बैक टू द मदरलैंड। यूक्रेन संकट से दुनिया की स्थिति ज्यादा बिगड़ने लगी। ऐसे में दुनिया की प्रमुख शक्तियों ने सभी देशों से अपना रुख साफ करने को कहा। भारत ने उस समय प्राथमिकताएं तय कर रखी थी। भारत ने युद्ध से तबाह हो रहे यूक्रेन में अपने फंसे नागरिकों को निकालने की योजना बनाई। सुरक्षित निकासी के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत हुई। ऐसा निकासी अभियान दुनिया में पहले न कभी देखा गया था, न सुना गया था, और भारत ने इस निकासी अभियान को अंजाम दिया। रूस की दुनिया भर में आलोचना होती रही, लेकिन भारत की निगाहें ऑपरेशन गंगा पर टिकी रही। जंग के बीच तकरीबन 20,000 भारतीय नागरिक फंसे थे। ऐसे कठिन काम को भारत ने अंजाम तक पहुंचाया। पूरी दुनिया देखती रह गई। युद्ध क्षेत्र से हमने भारतीयों के साथ ही 18 अन्य देशों के अनेकों नागरिकों को भी वहां से निकाला, उनकी भी सेवा की। इसमें बांग्लादेश, नेपाल और हमारे पड़ोसियों के साथ साथ अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन के भी नागरिक शामिल हैं। भारत केवल जंग में जुटे देशों के प्रमुखों से बात और यूक्रेन में फंसे अपने लोगों को निकालने में ही नहीं लगा हुआ था। उससे भी ज्यादा जरूरी भारत उन चंद देशों में से था जिसने यूक्रेन को मानवीय सहायता भेजी। सहायता के तौर पर दवाइयां, तंबू और अन्य जरूरी चीजों को भेजा गया। हमने यूक्रेन और उसके पड़ोसी देशों को 90 टन से अधिक मानवीय सहायता भी प्रदान की। जनमत संग्रह के बीच हुई घटनाक्रम की आंच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तक भी पहुंची। 30 सितंबर भारत ने कब्जे के खिलाफ निंदा प्रस्ताव से दूरी बनाई रखी। पहले भी भारत ने संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ
किए गए प्रस्ताव पर वोटिंग से 3 बार दूरी बनाए रखी। ये एक साहसिक कदम था। कई मौकों पर भारत ने अपने रुख को साफ किया। Dialogue is the only answer to settling differences and disputes, however daunting that may appear at this moment. The path to peace requires us to keep all channels of diplomacy open. We therefore sincerely hope for an early resumption of peace talks to bring about an immediate ceasefire and resolution of the conflict. India's position has been clear and consistent from the very beginning of this conflict. The global order is anchored on the principles of the UN Charter, international law, and respect for sovereignty and the territorial integrity of all states. Escalation of rhetoric or tension is in no one's interest. It is important that pathways are found for a return to the negotiating table. Keeping in view the totality of the evolving situation, India decided to abstain on the resolution. जून के महीने के दौरान दुनिया के कई बड़े नेताओं ने दिल्ली का रुख किया, जिससे राजनयिक सरगर्मियां दिल्ली में तेज होती नजर आईं। कईयों ने तो भारत आने की घोषणा भी नहीं की थी। यूरोपीय संघ के अधिकारी भी उन दर्जन भर से ज्यादा विदेशी राजनयिकों में शामिल थे जिन्होंने भारत का दौरा किया। Our position is not that this is not our problem. Our position is that we are for peace. That when the Prime Minister spoke to President Putin 3 times, when he spoke to President Zelensky twice, the intent of it, obviously at that time the evacuation of students was a very big issue. But there was also a larger conversation on what we could do to lead to encourage a cessation of hostilities and return to diplomacy and dialogue. And I think today that sentiment is widely shared by many countries in the world, and I think we articulate it very strongly. यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को 2 प्रमुख गुटों में बांट दिया है। इसमें ज्यादातर पश्चिमी देश शामिल है। ये भी सामने आया है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत पर सबका ध्यान खींचा चला आया। भारत ने तटस्थ रहने की नीति अपनाई, लेकिन क्या भारत को इस नीति पर चलने से रोका गया? यूरोप और अमेरिका के कुछ प्रमुख लोगों ने भारत को तटस्थता की नीति से दूर करने की कोशिश की, ताकि भारत पश्चिमी देशों के गुटों में शामिल हो सके। यूक्रेन के संकट के आरंभ से ही हमने तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया था कि विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत ही एकमात्र उपाय है। हमारा मानना है कि इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा। इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं। भारत के लिए अपना हित सर्वोपरि है। भारत का रुख साफ था। यूरोपीय संकट की नैतिकता में भारत को नहीं फंसना था। भारत ने अपना रास्ता चुना, भविष्य का रास्ता चुना। जैसे जैसे जंग तेज होती जा रही है, वैसे वैसे ये स्पष्ट हो रहा है कि इस मामले में भारत का रुख न केवल देश के हित में है, बल्कि ये नैतिक और संतुलित भी है। महामारी और यूक्रेन के संकट से ग्लोबल सप्लाई चेन्स में कई बाधाएं उत्पन्न हुई, जिसके कारण पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा एवं खाद्य संकट का सामना कर रहा है। एससीओ को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता तो होगी ही, साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि हम सभी एक दूसरे को ट्रांजिट का पूरा अधिकार दें। India did not choose sides. At the same time, India has not blamed anyone. This blame game doesn't suit anyone. It has not blamed Russia, it has not blamed NATO, it has not blamed EU, or it has not blamed USA. The whole idea was, as part of this thing, we should not get drawn into European politics. This was not our war. यूक्रेन संकट खत्म होने के बाद
नई परिस्थितियों में भारत एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। रूस और यूक्रेन के बीच केवल समझौता नहीं होगा, बल्कि रूस और पश्चिमी देशों के बीच भी बड़ी समझ सामने आएगी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यूरोप में शांति और स्थिरता बहाल करने में भारत सक्षम होगा। भारत के आगे बढ़ने का रास्ता सामने आया है। भारत के प्रधानमंत्री ने बौद्धिक और कूटनीतिक तरीकों से अपने रुख को और अधिक स्पष्ट किया है। इसमें जरूरत पड़ने पर अमेरिका और कई बड़े पश्चिमी देशों को आईना दिखाना शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने यूरोपीय देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है। अब ये साफ हो चुका है कि दुनिया को भारत की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। एक ऐसा भारत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो कि मजबूत है, एक ऐसा भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो कि स्थिर है और लचीले रुख वाला है। ये एक ऐसा भारत है जो कि विश्व के नेतृत्व करने को तैयार और तत्पर है। भारत के पास एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरने के तमाम संदर्भ मौजूद है। जैसे जैसे विश्व का नया रूप सामने आ रहा है, दुनिया का शक्ति संतुलन पूर्व की ओर मुड़ रहा है। भारत के पास राष्ट्रवाद की एक मजबूत परंपरा है, एक देश जो पहले से भी कहीं अधिक कड़ा रुख इख्तियार कर सकता है। भारत ने आत्मनिर्भरता के माध्यम से रणनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के अपने प्रयासों को दुगना कर दिया है। ऐसे समय में जब दुनिया के सामने परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, भारत दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। एक बदलती विश्व व्यवस्था के बीच एक संदेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपने दम पर खड़ा हो सकता है। भारत के लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। कोई बाहरी ताकत उसे निर्देशित नहीं कर सकता। भारत को किसी व्याख्यान या उपदेश की आवश्यकता नहीं। भारत का अर्थ है राष्ट्र पहले। इस एक बात पर कोई समझौता नहीं। भारत अपने भाग्य का स्वयं विधाता है। भारत विश्व गुरु। नमस्कार। संकट की घड़ी में हम पासपोर्ट के रंग नहीं देखते हैं। राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ सीधी बातचीत का सुझाव भी रखा। Narendra Modi, the Prime Minister of India, was right when he said, "Time is not for war." अपनों के लिए जो भी करना पड़ता है पूरी शक्ति लगाकर करते हैं। आज का युग युद्ध का है नहीं। डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी, डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। What Prime Minister Modi said, a statement of principle on behalf of what he believes is right and just, was very much welcomed by the United States. हम शांति के पक्ष में हैं। आज मुल्क में